हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 4 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। वीडियो में आपके जो है ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से, मैपिंग के माध्यम विथ डिटेल्स जो है पूरा बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले इंपॉर्टेंट डेज के साथ। कह रहा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आज मनाया जा रहा है। कौन सा दिवस? नेशनल सेफ्टी डे। कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण दिवस हो जाता है आपके लिए, क्योंकि हर मामले में जो सेफ्टी में लगा हुआ व्यक्ति है उसके उसके बारे में जो है जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाता है। जैसे जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं या जो हमारे सेफ्टी करते हैं हमारे देश की, हमारे जो है सरहद की, उनके लिए, और जो जैसे मान लीजिए आपका कोई भी आपकी सेफ्टी में लगा हुआ है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो कब से मनाया जाता है? 1972 से प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना हुई थी, क्योंकि 4 मार्च 1966 को सुरक्षा, स्वास्थ्य और जो है पर्यावरण आंदोलन को विकसित करने के लिए की गई थी। इसके कारण से जो है 4 मार्च को ही ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई। इसके कारण से ही ये 4 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन 66 में स्थापना हुई थी, लेकिन 1972 से यह मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? विभिन्न सुरक्षा चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, कर्मचारियों की प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करना और व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की विशेषता को जो है एकीकृत करना। जैसे आपके स्वास्थ्य को जो है सुरक्षा भी कोई करता है, तो उसके बारे में भी आपको उसके बारे में सबको जागरूक करना ये दिवस मनाया जाता है। इसीलिए अब की बार जो है 4 से 10 मार्च तक जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जा रहा है। कौन सा जो मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह। कब से? 4 से 10 मार्च तक। और थीम क्या है? विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। देखिएगा, महत्वपूर्ण थीम है। सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूसियल फॉर विकसित भारत। तो क्रूसियल मतलब होता है महत्वपूर्ण, या जो है महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट। तो सेफ्टी और वेलबींग जो है कल्याणकारी, ये दोनों विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और सही कह रहा है। अगर सेफ्टी है, जैसे कहते हैं कितना भी आपको अगर विकास करना या कहीं आगे जाना हो, तो पहले सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? सेफ्टी। सेफ्टी से आप चलेंगे तो हो सकता है थोड़ा धीरे चलेंगे तब भी पहुंच जाएंगे। सेफ्टी नहीं रहेगा आपका, रोड कहीं बीच में एक्सीडेंट ही हो गया तो क्या करेंगे आप? तो ये देखिएगा किस तरह से इसको ग्लोव को जो है क्या बनाया गया है, इसको हेलमेट की तरह एक जो है पहनाया गया है सेफ्टी के रूप में। तो आज हम लोग नेशनल सेफ्टी डे मना रहे हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा विस्तृत क्वेश्चन है। कह रहा एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपको बताना है। 12वां जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में है, 12वां क्षेत्रीय है, रीजनल है। और 3R का मतलब होता है रीयूज और रिसाइकिल। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमी फोरम कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है इसके बारे में भी देखिए, कई सारे जो है महत्वपूर्ण इस पे बातें हुई है, चर्चा हुई, कई सारे महत्वपूर्ण कहा गया। थोड़ा आपको ये लंबा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कहाँ हुआ है? सही उत्तर आपका रहेगा जयपुर, जो है राजस्थान के जयपुर में इस फोरम को जो है आयोजित किया गया है। उद्घाटन कौन किया था? तो मनोहर लाल खट्टर, जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो है मंत्री है, और भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के सीएम है, दोनों उद्घाटन समारोह में जो है मुख्य अतिथि थे। पीएम मोदी जो है ने इस अवसर पर P3 अप्रोच जो है प्रो प्लानेट पीपुल पर जो है बल दिया है। पीएम मोदी अपना संदेश भेजे थे, तो P3 अप्रोच पर उन्होंने बल दिया। P3 मतलब प्रो एक प्लानेट, एक जो है पीपुल। तो जो है कहने का मतलब क्या? प्रो मतलब उसके पॉजिटिव में, प्लानेट के पॉजिटिव में पीपुल होना चाहिए, उसके जो है अच्छाई के लिए कार्य करे, प्रो, या ना कि एंटी। प्रो मतलब होता है उसके पक्ष में है। तो सरकार के अगर प्रमुख पहल के बारे में भी यहाँ चर्चा की गई है। भारत सरकार ने ये कहा कि हम क्या क्या कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट को जो है सेफ्टी करने के लिए, रिसाइकलिंग करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो मिशन लाइफ हम लोग उस पे कार्य कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए होता है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं।
26 में जो है हम कहे हैं कि पंचामृत लक्ष्य पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, करेंगे। उसमें से एक लक्ष्य है कि 2070 तक जो है भारत को शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध करता है। अभी पंचामृत लक्ष्य आपको थोड़ा सा आपको जरूर एक बार बता देते हैं। और उसके बाद देखेंगे आपका स्वच्छ भारत मिशन है, और स्वच्छ भारत मिशन हम लोग चला रहे हैं। उसके बाद जो ये आपको जानते हो, उसके बाद आपका अमृत एक चलता है, ये जो है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 2.0 के तहत जो है शहरी कचरे और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण से जो है निपटना, ये जो है इसके तहत कार्य किया जा रहा है। तो भारत सरकार इस पे क्या क्या कार्य कर रहा है वो बता रहा था वहां उसमें, क्योंकि कई सारे देश के जो है वो लोग वहां उपस्थित हुए थे, मंत्री उपस्थित हुए थे इन्वायरमेंट से संबंधित, और ये सब मंत्री जो है वहां उपस्थित हुए थे। 2030 तक देखेंगे कि इसमें क्या करा है, 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता। ये जो पंचामृत अभी आपको बताएं, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको तो आइडिया जरूर हो जाएगा इसके बारे में। भारत सरकार ने COP26 में ये लक्ष्य जो है रखा था। कहाँ हुआ था ये आपको बताना है COP26। और 2030 तक जो है अच्छे ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी से जो है 50% जो है ऊर्जा खर्च करना है, ऊर्जा मतलब प्राप्त करना है। 2030 तक जो है कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की जो है कमी का लक्ष्य है। कब तक? 2030 तक जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसमें 1 बिलियन टन का कमी करना है। 2030 तक जो है अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता 45% से अधिक कम करने का जो है लक्ष्य है। ये भी ध्यान रखना है। 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया, यही है उसमें जो है डिस्कशन किया गया था। तो ये सब आपको जो है याद रखना, 5 इसके लक्ष्य हैं, और इसको डिटेल्स में और देखिएगा। अमृत भी आप देख लीजिए, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी बता रहा था सरकार। यही जो है C3 जो है अलायंस शुरू किया गया है, सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलेटरी, इसका जो है शुभारंभ किया गया है। तो अब C3 क्या है? C3 मतलब नाम से तो पता चल रहा है थोड़ा सा, सिटीज के लिए कोलिशन गठबंधन, और सर्कुलेटरी के लिए, क्यों सर्कुलेटरी के लिए, जो शहरों के बीच जो है सहयोग करेगा, ज्ञान को साझाकरण करेगा, और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक बहुराष्ट्रीय सहयोग करेगा कि कैसे जो है शहर आपस में मिल करके जो है पूरे विश्व के शहर आपस में मिल करके सर्कुलर इकोनॉमी पे कार्य कर सकते हैं, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल पे काम कर सकते हैं। आप जानते होंगे जितने भी कचरे या वेस्ट निकलते हैं सबसे ज्यादा कहाँ से निकलते हैं? शहर से निकलते हैं। तो शहर को अगर जो है शहर के माध्यम से अगर साझाकरण हो जाएगा लोग शहरों के बीच, देशों के बीच, तो जान लीजिए बहुत अच्छा कार्य होगा सर्कुलर इकोनॉमी पर। भारत जो है इंदौर में 8वां फोरम आयोजित किया था इसी का। उसके बाद से आपकी 12वां संस्करण भी जो है इसको आयोजित कर रहा है। इसका मतलब अभी आपसे पूछा जाए कि भारत इस पहल को जो पहली बार आयोजित कर रहा, तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि 8वें फोरम का भी सफल आयोजन कर चुका है, वो भी इंदौर में। और यही जो है जयपुर घोषणा जो है किया गया है। जयपुर घोषणा कितने वर्ष का है? अभी देखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है जयपुर घोषणा किससे संबंधित है। तो आपको बताना क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम से संबंधित है। कितने वर्ष के लिए है? 10 वर्ष के लिए है। अब 10 वर्षों में इस पे कार्य किया जाएगा, जो ये लक्ष्य यहाँ निर्धारित किया जा रहा है उस पे कार्य करने के लिए इस पे कार्य किया जाएगा। तो मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि यह मंच जयपुर घोषणा यानी 2025 से 34 को अपनाएगा। ये देखिएगा, जयपुर घोषणा भी आपसे पूछा जा सकता है क्यों अपनाएगा, जो एक गैर राजनीतिक, गैर बाध्यकारी और प्रतिबद्धता के रूप में जो है संसाधन दक्षता और सतत शहरी विकास की दिशा में अगले दशक के प्रयासों का मार्गदर्शन करेगी। हाँ, ये सही है कि जयपुर घोषणा पत्र होगा, लेकिन ये गैर राजनीतिक होगा, कोई राजनीतिक नहीं होगा, ये सरकारों के बीच में कोई गठबंधन बहुत खास नहीं होगा, गैर बाध्यकारी होगा, बाध्य नहीं होगा कोई व्यक्ति जो है, और प्रतिबद्धता के रूप में जो है प्रतिबद्ध होकर काम किया जाएगा, लेकिन बाध्यकारी नहीं रहेगा। तो इसके लिए जो है कार्य किया जाएगा। और क्या किया जाएगा? 3R इंडिया पवेलियन का उद्घाटन भी यहाँ किया गया है। अब इसका मतलब क्या है? तो ये अंतरराष्ट्रीय 3R व्यापार पर जो है, व्यापार और प्रतियोगी प्रदर्शन में जो है 40 से अधिक भारतीय और जापानी व्यवसाय और स्टार्टअप्स के अभिनव अपशिष्ट प्रबंधन और सर्कुलर अर्थव्यवस्था समाधान जो है प्रदर्शित किए गए हैं इसमें। तो इंडियन पवेलियन का मतलब यही होता है कि उसको जो है दिखाया गया कि किस तरह से भारत और उसके जो उससे संबंधित कंपनी है मिलकर उस पर कार्य कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
तो इसको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगला है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री द्वारा महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी किस विश्वविद्यालय से लॉन्च किया गया है। तो ये आपको बताना है कहाँ के विश्वविद्यालय जहां से लॉन्च किया गया है। तो दिल्ली, मेरठ, वाराणसी, जयपुर। कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, तो वहीं से इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से। तो पूरे भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जयंत चौधरी, आप जानते हैं, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं, महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी का उद्घाटन किया है। स्वावलंबनी क्या होगा, ये लिखेगा यहाँ स्वावलंबनी है। उच्च शिक्षा संस्थानों में युवा महिलाओं के लिए एक जो है संरचित उद्यमिता पहल है। यह कौशल विकास करेगा, उसका मार्गदर्शन करेगा, वित्त पोषण सहायता देगा और इंक्यूबेशन अवसर जो है प्रदान करेगा। क्रियान्वयन इसको कौन कर रहा है, तो राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान और नीति आयोग कर रहा है। तो ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाएगा कि कौन इसका जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन इसको लागू कर रहा है, कौन इस पे कार्य कर रहा है। तो राष्ट्रीय उद्यमिता एवं जो है लघु व्यवसाय विकास संस्थान और नीति आयोग मिलकर इसको जो है क्रियान्वित कर रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हमका मंत्रालय आपको बता दिए, इसके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है, इस मंत्रालय के द्वारा, इसके जो मंत्री हैं उनके द्वारा, जयंत चौधरी के द्वारा। तो ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य जान लेना जरूरी है। संरचित जो है प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से उद्यमियों में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाया जा सकता है, युवा महिलाओं में जो है स्वरोजगार और आर्थिक सहायता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रशिक्षित प्रतिभागियों में कम से कम जो है 10% जो होंगे उनको सफल उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे जिनको प्रशिक्षण दिया जाएगा उसमें से कम लक्ष्य ये होगा, मान लीजिए 100 लोगों को जो है प्रशिक्षित किया गया, ट्रेनिंग दिया गया, किसके तहत, इस योजना के तहत। उसमें ये निश्चित किया जाएगा कि कम से कम इसमें 10% यानी 10 लोग जो है, 10 महिलाएं हैं, क्या बने, उद्यमी बने, सफल उद्यमी बने, सफल उद्यम के लिए जो है स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन आपके लिए, ये जो है इससे पूछे जाने पूरा संभावना है। तो जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करिएगा। अगला है, किस संस्थान ने सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप यानी SUIT सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप विकसित किया है। तो किसने विकसित किया है, देख लीजिएगा विकल्प सब। वैसे इसको विकसित किया है पुणे के जो है अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल केंद्र ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है, इसको विकसित किया गया है। क्या काम करेगा, तो ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि ये जो विकसित किया गया है इसके द्वारा वो आदित्य L1 पर जो है सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप ने X 6.3 श्रेणी के सौर ज्वाला एक अत्यधिक तीव्र सौर विस्फोट का जो है पता लगाया है। तो ये जो है टेलीस्कोप ने जो है एक अत्यधिक तीव्र सौर विस्फोट का पता लगाया है। तो ये ध्यान रखना, आदित्य L1 क्या है, ये आदित्य L1 भारत का जो है पहला सोलर मिशन है, सौर के लिए जो है मिशन है। सूट जो है इसरो के आदित्य L1 मिशन पर एक रिमोट सेंसिंग जो है पेलोड है। सूट को इसरो के साथ पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा विकसित किया गया है। सूट जो है सूर्य की पूर्ण डिस्क और क्षेत्र विशिष्ट छवियों को जो है कैप्चर करता है। और आदित्य L1 के बारे में हम आपको बता दी, ये जो है सूर्य भारत का पहला सौर मिशन है जो 2 सितंबर 2023 को जो है लॉन्च किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप बता सकते हैं किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था तो इसको आप बताइए, जस्ट 1 मिनट। तो इसको आप जो है बताइए किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था। एक सेकंड, माइक थोड़ा सा हिल गया। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो क्यों चर्चा में रहा, अभी इसके बारे में बताते हैं। तो पहले ये जानिएगा, ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल में। तो क्यों न्यूज में था,
केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जो है केरल के सिंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य में कूदने वाली मकड़ियों यानी जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की है, जो भारत में जो है एपिडेलेक्सिया जीनस का जो है पहला रिकॉर्ड है। इसका पहला रिकॉर्ड है एपिडेलेक्सिया जीनस का। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में यह कहा जाता था, पहले ये माना जाता था, कहा जाता था कि यह श्रीलंका में जो है, आप जानते हो कि जब केरल ऐसे मैप है ना, तो यहाँ केरल है, आपका यहाँ तमिलनाडु, यहाँ से आपके जो है श्रीलंका है, तो इसके बहुत नजदीक है। तो यहाँ से जो है किसी भी उड़ने वाले चीज का जो है आना बहुत आसान हो सकता है। तो इसमें पहले कहा जाता था तो कि ये श्रीलंका के ही स्थानिक है, वहां के जो है केवल उसी श्रीलंका में ही पाए जाते हैं। लेकिन अभी जो है क्या कह रहा है, जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की यहाँ खोज की है, जो कहाँ से पहले बिलोंग करते थे, श्रीलंका में ही खाली पाई जाती थी। तो सिंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देख लीजिएगा। केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। किस जिले में? कोल्लम जिले में। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसके अंतर्गत यह स्थित है। आपको ये बताना है भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये आपको बताना है। बायोस्फीयर रिजर्व, और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन बना था? इसमें जो अगर देखेंगे नदी कौन कौन से जाती है, तो मानसर नदी और मनहर नदी, दोनों माह से शुरू है। तो मानसर और मनहर नदियां जो है इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये सिंदुरनी वन्यजीव अभ्यारण्य न्यूज में है, तो आपका जो है जो चीज ऐसे न्यूज में रहता है, जो भी प्लेस हो गया, ज्योग्राफिकल प्लेस हो गया, खास करके वो ज्योग्राफी से अभी खास करके अंदर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछता है। जैसे कोई साइक्लोन हो गया, कोई नदी हो गया, कोई झील हो गया, क्यों जो है ये चर्चा में रहा है। कोई जो है आपका महासागर हो गया, उसमें कोई स्थान हो गया, उसमें कोई पॉइंट हो गया, अगर वो न्यूज में है, कहीं देखा गया, तो वहीं से खास करके क्वेश्चन आपका उठा लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस नियामक संस्था ने कारपोरेट बॉन्ड के लिए बॉन्ड सेंट्रल नामक जो है एक केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आपको बताना है किसने लॉन्च किया है। तो सही उत्तर आपको बताना है। पहला है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। अगला है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला विकल्प है वित्त मंत्रालय। तो ये जो है विनियामक विकास प्राधिकरण, सॉरी ये देखिए यहाँ नियामक प्राधिकरण है, ये सब है नियामक प्राधिकरण। तो इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो है इसको लॉन्च किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इसका जो है इसको विकसित किया है, पोर्टल को लॉन्च किया है। तो अब पहले आप सेबी के बारे में जान लीजिए। सेबी की स्थापना अभी 2 दिन पहले, शायद इनके 2 ही दिन हुआ शायद, हमको लग रहा है। तुहिन कांता पांडे जो है इसके अध्यक्ष बने थे। तब आपको हम इसको पूरा डिटेल्स में, तुहिन कांता पांडे, तब इसके बारे में पूरा आपको डिटेल्स में बताए थे। सेबी की स्थापना जो है ये 1988 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1988 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और वर्तमान में भी वही है। इसका जो है 1992 में इसमें आपका कब आया था? 1992 में क्या आया था? सेबी एक्ट आया था। सेबी एक्ट 1992, उसके तहत जो आपका इसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। कौन सा दर्जा दे दिया गया था? वैधानिक यानी लीगल। क्या होता है, संसद द्वारा जो अगर कोई कानून पास कर दिया जाता है तो वो जो है संस्था जो है स्टेटरी बॉडी जिसे कहते हैं, वैधानिक जो है निकाय हो जाता है, सांविधिक निकाय हो जाता है। एक होता है संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय क्या होता है? जब संविधान में उसको जो है संशोधन करके बनाया जाता है, कोर्ट के द्वारा ही इसको संसद के द्वारा ही इसको बनाया जा सकता है संवैधानिक निकाय को। लेकिन जब उसको संविधान में वर्णन किया जाता है, अनुच्छेद में चेंज किया जाता है, किसी अनुच्छेद में उसको रखा जाता है, तब वो संवैधानिक निकाय हो जाता है, संवैधानिक बॉडी हो जाता है। लेकिन जब केवल संसद में उसको पास करा दिया जाता है और संविधान में उसका कोई वर्णन नहीं होता है, तो वो सांविधिक निकाय हो जाता है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज आपसे पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सांविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय, ये इंटरव्यू में यहाँ तक पूछा जा चुका है कि ये संवैधानिक निकाय और सांविधिक निकाय क्या होता है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है जो संविधान में वर्णन कर दिया जाता है, और ये संवैधानिक निकाय आपका जो सांविधिक निकाय आपका वर्णन नहीं किया जाता है इसका। तो सेबी ने इसको जो है कारपोरेट बॉन्ड सेंट्रल नामक एक केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल
लॉन्च किया है। यह भारत में कारपोरेट बॉन्ड के बारे में जानकारी के एकल प्रमाणित और स्रोत के रूप में जो है कार्य करता है। उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता को कैसे बढ़ाया जा सके, निवेशकों को कैसे सूचित निर्णय लेने में जो है मदद कर सकता है, इस उद्देश्य के तहत इसको लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आज की जानकारी यहीं तक रखते हैं। वीडियो अपने मित्रों तक जो है शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिएगा। देखिएगा आपका फरवरी 2025 का इम्पोर्टेंट डेज और करंट अफेयर्स जो है, इम्पोर्टेंट डेज और थीम तो आपका करंट अफेयर्स अपलोड हो गया है। अभी जल्दी ही आपका जो है इम्पोर्टेंट पूरा जो है मंथली के करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि कई सारे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहां मिलने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।